पिछली क्लास में जो हमने कॉन्टिन्यूटी कुछ क्वेश्चंस किए थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एफ एक्स ये दिया है, आपको बताना है ये कॉन्टिन्यूटी। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। अब पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चन में दिया होता था एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 5, ये सब दिया होता था। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल आपको इक्वेशन दिया है, एक फंक्शन दिया है एंड यू हैव टू डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो जब कुछ नहीं है, मेथड सेम है, सब कुछ सेम है, जहां पे आप एट मान लो एट एट एक्स इक्वल टू 1 अगर दिया होता था, इसको क्या मानते थे, अब सी लेट करते थे ना, तो वही चीज करनी है, कुछ नया नहीं करना आपने कि भाई तो हम सिर्फ x को c लेके चलेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू सी। अपने मन में सोच लेना कि हमने क्या ले लिया, एट एक्स इज इक्वल टू सी में चेक करना है, ये लिखना नहीं है आपने, सिर्फ अपने मन में सोचना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप अगर मैं डिफरेंट मेथड कराऊँ आपको तो उससे सॉल्व तो हो जाएगा, पर क्या जरूरत है कि हमको अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग मेथड याद करें। तो आप लोग जो मेरे से पुराने पढ़ते हैं, आपको पता है कि हम कोशिश यही करते हैं कि एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो ये कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट सी, मतलब यह एफ एट सी यही होता है। तो हम तीनों को करके देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x, यहाँ पे c माइनस, अब ये c हमको ऑलरेडी हर क्वेश्चन में दी होती थी, तो हर क्वेश्चन में कभी 1 दिया है, कभी 2 दिया है, कभी कुछ दिया है, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन में नहीं दी तो हम उसको c ही रहने देंगे, ठीक है जी। c माइनस फंक्शन इज इक्वल टू, अब जब माइनस में तो क्या आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ प्लस माइनस मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगी। जब ये c माइनस था तो h टेंड्स टू 0 तो क्या हो जाएगा फंक्शन c माइनस h। यही सीखा था पिछली बार आपने, c माइनस में c माइनस h यहाँ आता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा h में। अब वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं, h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है इस फंक्शन में, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, जहां जहां x है वहां पे x की जगह पे क्या आ जाएगा c माइनस h। सिर्फ इतना करना, x की जगह पे c माइनस h। बुक में भी दूसरा मेथड भी दिया है, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उसमें खाली c दिया है, c प्लस कर लो c माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि h तो 0 हो ही जाना है। तो करके देखते हैं, जहां जहां पे क्या था, सॉरी भूल गया मैं, जहां जहां पे x है वहां पे c माइनस, तो x की जगह पे यहाँ पे x क्यूब है तो लिखेंगे c माइनस h का होल क्यूब, क्योंकि x की जगह पे क्या आ गया c माइनस। फिर x स्क्वायर है प्लस c माइनस h का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसी फंक्शन को c माइनस h बना के मैंने लिख दिया, तो लेट सॉल्व इट। अब h टेंड्स टू 0 है तो h की वैल्यू पुट कर देंगे, जब h की वैल्यू पुट कर देंगे तो लिमिट हट जाएगी। जब तक आपने यहाँ पे h लिखते हो अंदर, पिछली बार जो होमवर्क आया उसमें गलती थी कि लिमिट भी लिख दी और 0 भी लिख दिया, ऐसे नहीं होता। जब आप लिमिट लिख रहे हो h टेंड्स टू 0 तो यहाँ पे h ही रहेगा, जब ही h की वैल्यू 0 यहाँ पुट कर दोगे तो लिमिट हट जाएगी। तो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा c क्यूब, क्योंकि माइनस 0 तो 0 होता है, c स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। जब हम h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम फॉर राइट हैंड लिमिट, यही है जी, सब कुछ सेम करना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ उसमें आपको c की वैल्यू दी थी, अब आपको c की वैल्यू नहीं दी है तो अब c लेके चल लेंगे आगे। ओके, h टेंड्स टू 0 f c प्लस h, यहाँ पे प्लस आ जाता है क्योंकि राइट हैंड लिमिट है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी में c प्लस h, ठीक है जी। h की वैल्यू 0 यहाँ पे आ गई, 0 यहाँ पे आ गई, तो मतलब c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ गए, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब फाइनल फंक्शन करते हैं, f ऑफ c निकाल के देख लेते हैं। अगर f ऑफ c भी इक्वल आ गया इसके तो बात ही खत्म। f ऑफ c है जी, जहां जहां पे x है, ये x है तो वहां वहां c पुट कर देंगे, c क्यूब प्लस c स्क्वायर माइनस 1।
तो ये भी सी माइनस सी। देयरफॉर x टेंड्स टू c। अब मैं यहाँ पे ना प्लस लिख रहा हूँ ना माइनस लिख रहा हूँ, सिर्फ एक c लिख रहा हूँ। क्यों? इसके अंदर आपका प्लस वाला भी, c प्लस वाला भी इंक्लूड है और c माइनस वाला भी इंक्लूड। जब मैं कोई साइन नहीं लगा रहा तो ये दोनों इक्वल है, तो मैंने एक ही लिख दिया, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x एट c। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे लिखा ही नहीं मैंने, fx इज इक्वल टू fc। देख लो, लिमिट ऑफ fx एट c आ गया, ये माइनस है प्लस इकट्ठा c बना दिया, fx वैसे आ गया एट c fc। जब ये इक्वल आ गए, देयरफॉर मतलब ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन इज continuous at all real values। सारी रियल वैल्यूज मतलब r, हर रियल वैल्यू पे, हर रियल फंक्शन, हर रियल नंबर पे फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x इज इक्वल टू कुछ भी ना दिया हो, तो आप उसको c की फॉर्म में कन्वर्ट करके कर लेंगे, बस सब कुछ सेम है। वो x इज इक्वल टू 1 था तो c की जगह 1 लिखते थे हम, यहाँ पे c की जगह c ही रहने देंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर और क्लियर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है फंक्शन ये है x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन हम तो सिर्फ डिफाइंड फंक्शन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस होने के लिए, तो वही करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। लेकिन एक बात देखो, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हो, ये लिखोगे आप, फिर आप लिखोगे हमेशा बार बार लिमिट को h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ c माइनस h। जब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, आपको यहाँ पे कोई नंबर दिया नहीं, 1 माइनस h 2 माइनस h, हमेशा क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो हमेशा आप c लिख सकते हो। इसी तरह से अगर c प्लस में लिखोगे तो भी h आपका हमेशा क्या आएगा 0, तो बचता क्या ले देखे c। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे एडवांस लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे। हम क्या करेंगे, लिमिट, तो आपकी मर्जी है, आप या तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, फिर राइट हैंड लिमिट निकालो, फिर फंक्शन ऑफ c निकाल लो, ठीक है। या अगर आपको पता लगी रहे कि राइट हैंड लिमिट में, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट में c माइनस h करेंगे, राइट हैंड लिमिट में c प्लस h, और h टेंड्स टू क्या होता है 0, मतलब ये भी 0 होगा तो ये भी 0 होगा बाद में, तो बचता क्या ले देके c और c क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको शॉर्टकट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू c, हम इसको थोड़ी सी थ्योरी में लिखेंगे, फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज लिमिट ऑफ fx, इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वैल्यू दी हो x इज इक्वल टू 2 हो 3 हो कुछ हो, तो आप लेफ्ट और राइट अलग अलग निकाल के करना, वो बेटर रहता है थोड़ा सा। हाँ जी, x टेंड्स टू c, तो आंसर क्या आएगा, जब x की जगह क्या पुट कर देंगे c, आंसर आ गया, थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया हमने। अब सीधा फंक्शन पुट कर लो, फंक्शन ऑफ c 1 अपॉन c, तो दोनों क्या आ रहे हैं आपके इक्वल आ गए, तो हमारा क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, बस खत्म। तो अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे कर देना, 2 मार्क्स में आता है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट अलग से कर दो। लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका क्या आएगा, 1 अपॉन c माइनस h, 1 अपॉन c प्लस h, ऐसे आएगा। और आपका h क्या है, 0 पुट करोगे जब आप, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो बात तो एक ही पड़ जाएगी आपकी। अगर 2 मार्क्स में आए तो वैसे शो कर देना, नहीं तो ये भी आपका ठीक है। देयरफॉर लिखेंगे हेंस लिमिट, फॉर्मूला क्या था आपका, x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। ये फॉर्मूला पुट करेंगे आप, ये इक्वल टू ये आ गया। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो उसको नॉट इक्वल करेंगे, लेकिन अगर इक्वल आया तो इक्वल है। देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0, ठीक है, क्योंकि 0 हमने पुट नहीं कर सकते। तो अगर ये बाय चांस किसी चीज में इनकॉन्टिन्यूस, सॉरी ऐसे आता है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिसकॉन्टिन्यूस या इनकॉन्टिन्यूस, ठीक है जी। तो इसको नोट कर लीजिए, अगला एग्जांपल करते हैं फटाफट से। तो ये आपका एग्जांपल 10 है, ये अभी जो 2 एग्जांपल किए उससे डिफरेंट है, उसके तरह से नहीं करने। जो अभी हमने एग्जांपल 7, सॉरी एग्जांपल 8
N9 कराया है, तो आप लोग उसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं बुक के अंदर आपकी एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन नंबर 3 है एंड 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 4 इसके जैसे हैं, ये आपस में मिलते जुलते हैं। तो जैसे ये 8-9 कराया सी लेके, तो ये भी सी लेके आपने करना है। फिर एग्जाम्पल 10 से जो मैं कराने लगा हूँ वहां से आपके क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू हो जाएगा जो मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है। आपका फंक्शन ये दिया है, आपको बोला गया चेक द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, इसकी डिस्कशन करनी है, बताना है कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। अब वही सी वाली बात है, लेकिन यहाँ पे एक सी की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सी को क्या लेट कर सकते हैं 1। देखो लेस देन इक्वल टू 1, मोर देन 1। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप बिना सॉल्व करिए ओरल बता दो क्या ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस, बिना सॉल्व करें, तो आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो आप ये बिना सॉल्व करे कैसे बताएंगे। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था या पिछली क्लास में कि ऑल लीनियर फंक्शन, जितने भी लीनियर फंक्शन होते हैं सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। ठीक है जी, मतलब ये एक लीनियर फंक्शन है पावर 1 का, ये भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसको भी कॉन्टिन्यूस लेके चलते हैं। ये भी एक लीनियर फंक्शन है तो ये भी कॉन्टिन्यूस है। लेकिन हमको इस फंक्शन और इस फंक्शन की बात नहीं करनी, हमको इस फंक्शन की बात करनी है जो कंबाइंड है। ये फंक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन अपने आप में नीचे वाला कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये कंबाइंड जो फंक्शन है fx ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओरली बता दिया मैंने आपको कैसे, आप खुद चेक करो कि लीनियर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब खाली इसको देखो, ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी, कहाँ तक जा रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये x इज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जो ग्राफ होगा उसमें आपका 1 कहाँ पे आता है, x का, ये 0 ये 1, तो ग्राफ में ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो 1 से और उससे पहले की है, ठीक है, ये वाली। फिर x-2 एक अलग से लाइन है जो 1 के बाद है, ये अलग लाइन है जो 1 के बाद है। ऐसे ही हो रहा होगा कुछ ना कुछ, ऐसे ना बन रही हो, क्या पता ऐसे बन रही हो, कुछ भी हो सकता है, वो तो बना के देख लेंगे, नहीं बना के देखेंगे। ध्यान से सोचो, ये जो x+2 लाइन है ये अलग लाइन है, ये x-2 अलग लाइन है, 1 से पहले की लाइन अलग आ रही है, 1 के बाद की लाइन अलग आ रही है। ये वाली बस ऐसे, ये वाली करेंगे इक्वल टू आता है इसमें, और ये वाली लाइन में ओपन करेंगे क्योंकि ये खाली इक्वल टू नहीं आता। तो 1 से पहले की लाइन अलग मेंशन है, 1 के बाद की लाइन अलग मेंशन है, मतलब ये लाइन अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है, ये लाइन अपने आप में कॉन्टिन्यूस है क्योंकि उनको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अगर मैं इस पूरे फंक्शन की बात करता हूँ, क्या मैं ये पूरी जो ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस में बिना पेन उठाए बना सकता हूँ? नहीं, मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ा, फिर जहाँ पे 1 पे पहुँचूंगा, 1 पे पहुँचते मेरे को पेन उठाना पड़ेगा और यहाँ पे। तो ये आप ओरली बता सकते हो कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है सिवाय 1 के। या तो बोलेंगे फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एक बात, या और करके बोलेंगे यस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल वैल्यूज, इससे पहले भी कॉन्टिन्यूस है इसके बाद भी कॉन्टिन्यूस है, सिवाय कहाँ पे, 1 के, 1,0 1,0 के अलावा ये हर जगह पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। अब ये 1 मेरे को कैसे पता लगा, यहाँ से, यार 1 से पहले एक फंक्शन चल रहा है अलग, 1 के बाद फंक्शन ही बदल गया, x+2 था x-2 बन गया। हाँ, अगर ये भी x+2 होता, अगर एक क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं, तो देखो 1 से पहले भी x+2, 1 के बाद भी x+2 और 1 पे भी x+2, 1 से मान लो ये 1 है पॉइंट, 1 से पहले भी x+2, 1 पे भी x+2 और 1 के बाद भी x+2, तो मतलब एक ही लाइन होगी ना। लेकिन ऐसा है नहीं, क्वेश्चन ये है आपका, मतलब 1 से पहले, अगर ये 1 पॉइंट है, 1 से पहले अलग लाइन है और 1 पे भी यही वाला है और 1 के बाद अलग लाइन है, क्योंकि फंक्शन चेंज हो गया। अब ये लाइन ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, तो ये आप ओरली देख के बताएंगे आगे से कि 1 तक ये फंक्शन है, 1 के बाद फंक्शन चेंज, जब फंक्शन चेंज तो कॉन्टिन्यूटी भी चेंज, ठीक है जी। हाँ, ये अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, ये अपने आप में कॉन्टिन्यूस है क्योंकि एक लाइन है, लेकिन ये जो है पूरा फंक्शन एज अ कंबाइंड फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो ये तो हमने चेक कर लिया ओरली कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि 1 से पहले वैल्यू अलग है और 1 के बाद वैल्यू अलग है, अलग अलग वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, पेन उठाना ही पड़ता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस, अब इसमें c क्या लोगे, 1 लोगे, क्योंकि 1 पे चेक करनी है ना कॉन्टिन्यूटी। आप इसको सीधा लिखोगे c माइनस fx
implies लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है। जब ये c है तो ये 1 बन जाएगा, तो 1 पे चेक करके, और f 1 माइनस एच। क्लियर हो गया? x की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस एच, ठीक है जी। और अब आगे पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। जब h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा आंसर आपका? तो फंक्शन बन जाएगा आपका, जहां जहां पे x है वहां पे वो लेना है 1 माइनस एच, लेकिन ये वाला लेना है कि ये लेना है, दो आ गए ना, तो आपका 1 माइनस है, मतलब 1 से थोड़ा सा पहले, टेंड्स टू है ना, 1 माइनस मतलब 1 में कोई 0.1 या 0.001 माइनस कर दिया हमने, लिमिट ये आती है ना। 1 माइनस मतलब 1 से 1 में छोटी सी वैल्यू लेस, तो मतलब 1 में से कुछ हम लेस कर देंगे तो 1 से पहले आ गया, तो लेस देन 1, तो लेस देन 1 आपका ये वाला फंक्शन है, तो आप ये लेंगे। तो ये बच्चों का कंफ्यूजन रहती है, सर ये लूँ कि ये लूँ, तो जो आपकी लिमिट यहाँ पे ले रहे हो टेंड्स टू, उसके हिसाब से लो। 1 माइनस है तो 1 से हल्का सा कम, 1 से हल्का सा कम तो ये आता है, तो x प्लस 2, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच प्लस ये आ गया फंक्शन। इसका आंसर आएगा, जब मैं h को 0 पुट कर दूंगा तो h तो गायब हो गया, h को 0 पुट कर दो, यहाँ पे हट गया, तो 1 प्लस 2 आ गया आंसर 3। तो एक तो हमको मिल गई लेफ्ट हैंड लिमिट 3। अब करते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट c प्लस, c की वैल्यू आ गई 1 प्लस, अंदर आ गया 1 प्लस एच, क्लियर। अब 1 प्लस एच मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, बिल्कुल पास, 1 के आसपास 1.01 ले लो, तो 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1 तो हो गया ना, चाहे 1 के हल्का सा बड़ा है लेकिन ग्रेटर देन 1 तो हो गया, तो इसमें ये वाला फंक्शन लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां पुट करेंगे 1 प्लस एच, तो ये लेंगे, अब ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, क्यों? 1 के बड़ा आ गया, तो 1 प्लस एच, एक्स की जगह पे आ गया 1 प्लस एच माइनस 2, यही आएगा, x की जगह पे 1 प्लस एच, ये बॉक्स में आ गया, ये x माइनस 2। तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी? h को 0 पुट कर दो, क्या बचा? 1 माइनस 2 माइनस 1। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इनकॉन्टिन्यूअस हो गए, ये 3 और ये 1 माइनस 1 आपस में इनकॉन्टिन्यूअस है। और मैंने आपको पहले ही बताया था ओरली देख के कि तो कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं, लेकिन बाय चांस अगर ये कॉन्टिन्यूअस होता तो आगे करते तो क्या करते? अगर एफ सी लेना पड़ता, एफ सी में क्या लोगे? ये लोगे कि ये लोगे? हमने देखना कि जहां सी पे इक्वल है, मतलब इक्वल यहाँ पे है, मतलब एफ सी का मतलब हुआ एफ वन पे। वन पे कौन सा है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? अगर लेना पड़ता तो ऊपर वाला है। तो ये आपको 11th की बातें मैं याद कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों का बेस खराब है 11th का, तो उनको बता रहा हूँ कि 1 पे ये है, नीचे वाला नहीं है, तो यही लेंगे आप। तो F1 आता है आपका 1 प्लस 2, ऊपर वाला जो कि है 3। तो मतलब क्या हुआ? सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस fx इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखो आपकी दोनों ऊपर की इनइक्वल आ गई थी, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैंने आपको खाली एग्जांपल के तौर पे दिखाई थी क्या करना है। अब ये नॉट इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है जी। या तो इसको लिख दो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, या फिर कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, या फिर लिख दो और ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज x इक्वल टू 1। मतलब कि 1 से पहले भी कॉन्टिन्यूअस था, 1 के बाद भी कॉन्टिन्यूअस है, सिर्फ 1 पे इनकॉन्टिन्यूअस है, वो मैं आपको ग्राफ में सिखा चुका हूं। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर इसका ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, ये 0 है और ये 1 है। तो जो पहले वाली लाइन है आपकी, आप इसमें वैल्यूज पुट करके देख लो, तो ये वाली लाइन आ जाएगी आपकी। अब वैल्यूज पुट करके देख सकते हो ग्राफ में, ऐसे करके आ रही है ऊपर वाली में। अगर आप x को 0 पुट करोगे तो 2 आएगा, 0, ये 2, और x को 1 पुट करोगे तो ये 3 आएगा, ये 3 है, तो ये 1, 3 पॉइंट है।
ठीक है जी, x को 0 पुट किया तो 2 आ गया, x को 1 पुट किया तो 3 आ गया, x को -1 पुट करोगे तो -1 + 2 1 आ जाएगा, तो ये सॉरी -1 + 2 तो 1 ही आएगा ना, तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है ना, -1, -1। और इसी तरह से इसमें पुट कर लो, तो ये जो लाइन आ रही है मेरी, ये नीचे से जा रही है यहाँ से और ये ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये फंक्शन अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, ऊपर वाला x + 2 और ये x - 2 है, ये भी अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है, बट सिर्फ डिसकॉन्टिन्यूटी कहाँ पे हुई, यहाँ पे इतने पोर्शन पे क्या होगी डिस्काउंट, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर पेन उठाना पड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, तो जैसे ही पेन उठाना पड़ा मतलब क्या आ गई मेरे पास डिस्कॉन्टिन्यूटी, और डिस्कॉन्टिन्यूटी आई कहाँ पे, इस पॉइंट पे आई, यहाँ पे x क्या है 1, ठीक है जी, x = 1 पे हमारे पास क्या आई डिस्कॉन्टिन्यूटी। तो ऐसे ग्राफ से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना जरूरत नहीं है, ओरली बता दिया मैंने कि 1 से पहले कॉन्टिन्यूस था, 1 के बाद कॉन्टिन्यूस है, सिर्फ 1 पे पंगा पड़ रहा है, ओरली बता दिया और प्रूफ भी करके दिखा दिया और ग्राफ से भी बता दिया। तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई में बोर्ड्स में एमसीक्यू में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं पता होता, तो ग्राफिकल भी बता दिया, ओरल भी बता दिया 1 मार्क के लिए, और वैसे भी बता दिया। और क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा। ये अगला एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने खुद करना है। देखो ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम ही है, वैल्यूज भी सेम है, तो उसका फंक्शन का आंसर क्या आया था 3, तो आपका दोबारा से 3 आएगा। इस फंक्शन का आंसर क्या आया था आपका -1, तो आपका -1 आएगा। तो यहीं से आप लोग को पता लग जाएगा इनकॉन्टिन्यूअस है, तो उतना ही प्रूफ कर देना, आपका हो जाएगा। बस उस क्वेश्चन में, उस एग्जाम्पल और एग्जाम में फर्क क्या है कि x = 1 उसमें यहाँ पे था, x + 2 पे अब 0 पे है, तो उससे हमारे को फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ओरली चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1 से पहले ये ग्राफ है, ये 1 आ गया, x = 1, 1 से पहले फंक्शन कुछ और चल रहा है, 1 पे क्या है फंक्शन, ये हो गया 0। अगर x की वैल्यू 1 है तो fx को क्या कहते हैं y, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0, तो मतलब ये कि ये 1.1,0 हो गया पॉइंट। तो 1 से पहले x + 2 आपकी लाइन ये हो गई, बीच वाला 0 आपका ये पॉइंट हो गया, और x - 2 एक अलग से लाइन आ जाएगी, ठीक है, और ये भी अलग से आ जाएगी। तो फंक्शन तो इनकॉन्टिन्यूअस है, यहाँ तक खींचो फिर पेन उठाओ, यहाँ पे बनाओ फिर पेन उठाओ यहाँ पे, तो ये आप मन में ग्राफ बना सकते हो। और जब क्वेश्चन हो जाए ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एग्जांपल में ना खाली हेडिंग चेंज कर दी है, पिछला एग्जांपल था डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, इसमें एग्जांपल बोला फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब सिर्फ यही है कि x = 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि सिर्फ 1 पे ही फंक्शन अलग है, इससे पहले भी कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, 1 पे भी 0 है, और 1 के बाद भी कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, सिर्फ 1 पे ही जाके पंगा पड़ता है, यहाँ पे 1 पे ही पंगा पड़ा है कि वो इनकॉन्टिन्यूअस हुआ है या डिसकंटिन्यूअस है। तो ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कुछ नहीं होता, 1 ही होता है जो ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है। तो पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ लिखने की जो लास्ट की कंक्लूजन है वही फर्क करना है। अगला करते हैं। अब ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, अगर मैं ओरली देखो तो यार उससे पहले 0 से पहले फंक्शन कुछ और है, 0 के बाद फंक्शन कुछ और है, 0 के बाद फंक्शन ये है, 0 से पहले फंक्शन ये है, मतलब कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे हुआ, एट x = 0। उससे पहले भी कॉन्टिन्यूअस है और उसके बाद भी कॉन्टिन्यूअस है। तो ओरली तो देख के लग रहा है कि यार डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस निकल के आएगा। कैसे? क्योंकि ये 0 है, 0 एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये फंक्शन अपने आप में एक अच्छा सा फंक्शन है। करते हैं स्टार्ट। इसका ग्राफ बना के आपको समझा दूंगा कि कैसे है। पहले हमने क्या लेना है, c - fx, तो आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f0 प्लस 0 माइनस h। 0 में बहुत छोटी सी वैल्यू माइनस कर देनी है, तो 0 से माइनस मतलब लेस देन 0, 0 से माइनस मतलब लेस देन 0, मतलब इसकी बात हो रही है। तो आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आ जाएगा इसमें जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ 0 माइनस h पुट कर रहा हूँ, तो आ जाएगा 0 माइनस h प्लस 2, यही आएगा। x की जगह पे 0 माइनस h पुट कर दिया, h की जगह 0 पुट कर दो तो 0 माइनस 0 0 होता, आंसर आ जाएगा 2। अगला चेक करो, c प्लस fx
लिमिट 0 प्लस एफ 0 प्लस एच, सेम मेथड सबके लिए। 0, अब देखो 0 प्लस एच मतलब 0 से हल्का सा बड़ा, बिल्कुल 0.1 के आसपास ले लो आप। 0 से बड़ा तो हो गया ना, ज़्यादा से बड़ा तो ये आ जाएगा नीचे वाला ग्रेटर देन 0। तो फंक्शन आपका चेंज हो गया -x+2। तो -x की जगह माइनस, यहाँ x की जगह पे पुट करना है 0 प्लस एच, तो -x की जगह पुट करेंगे, माइनस को बाहर कॉमन रहने दो, अंदर आ जाएगा 0 प्लस एच, यही आएगा ना, ये -x बन गया आपका। ठीक है जी, -x+2 है तो माइनस ये x की वैल्यू आ गई 0 प्लस एच प्लस 2। सॉल्व कर दो इसको, -0 0 माइनस एच, ये भी 0 है, 0 प्लस 0 0 माइनस 0 0, आंसर आ गया 2। मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो सेम आ रही है आपकी, क्योंकि फंक्शन ही ऐसा अजूबे वाला है। क्योंकि 0 अगर ये होता 1 1, 0 की जगह 1 1 तो फर्क आया था कि 1 + 2 3 -1 + 2 1 तो अलग आ जाता। 0 की वजह से ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस आया है, क्योंकि 0 माइनस में भी 0 रहता है और प्लस में भी 0 रहता है, तो फंक्शन क्या हो गया, देखो x की जगह यहाँ भी 0 आ गया, माइनस भी 0, तो फंक्शन क्या आ गया 2 2 2 2 आ गया। तो कई चीज़ें आपको ओरली सीखनी है कि अगर 1 मार्क क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क इतना हल करोगे नहीं, 0 माइनस में मतलब 0 लिख दोगे, प्लस में 0 हटा दोगे, आ जाएगा। अब करते हैं फंक्शन, 0 पे चेक करना है हमने। अब FC = F0 कौन सा लोगे, ना ये पता ना ये पता है, तो हमको इसमें नॉट डिफाइंड है, हमको पता नहीं है नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमको इसमें दिया नहीं हुआ। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और क्या ये फंक्शन इनकॉन्टिन्यूस है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब एक बहुत बड़ी सी बात है, अगर मैं 0 इसमें पुट करूंगा तब भी 2 आएगा, इसमें पुट करूंगा तब भी 2 आएगा, तो फर्क तो कुछ आने नहीं वाला, लेकिन 0 पे कुछ दिया नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज इन इट्स डोमेन। मतलब डोमेन के अंदर क्या है, डोमेन क्या होती है, ये डोमेन है ना आपकी, और ये पूरा जो फंक्शन का आंसर आएगा वो रेंज होती है, ये डोमेन है ये रेंज है। तो डोमेन के लिए x के लेस देन 0 में 2 है, x से ग्रेटर देन 0 2 है, मतलब कि डोमेन में तो आपका कॉन्टिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स डोमेन। डोमेन रेंज आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हो और फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाना बाकी है। तो डोमेन ये होती है, 0 से लेस में भी 2 है, 0 के बाद भी 2 है, मतलब कि ऑल वैल्यूज ऑफ डोमेन, दोनों वैल्यूज ऑफ डोमेन में तो कॉन्टिन्यूअस है, एक्सेप्ट एट x = 0। ये घुमा फिरा के लिखा कुछ नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर्स या डोमेन एट ये। इसका जो बुक में ग्राफ बना हुआ है वो कुछ इस तरह से बना है कि अगर मैं ये वाली लाइन लेके आता हूँ तो ये यहाँ तक ऐसे जाएगी, लेकिन इसमें लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो ये रहेगी, ठीक है। और अगर मैं नीचे की लाइन बनाऊंगा तो ये ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो ये आपस में ऐसे होगी, फिर पेन उठाना पड़ा और यहाँ पे, मतलब पेन कहाँ उठाना पड़ा मेरे को, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, कहाँ पे, x = 0, जहाँ पे x 0 है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको शो कर दी है। तो थोड़ा सा स्मार्टली लिखना होता है आंसर, और कुछ नहीं होता, चीज़ें वही है, रिपीट होगी। एग्जाम्पल 13 है, फटाफट से करेंगे एग्जाम्पल्स, कोशिश करेंगे सारा कंप्लीट कर ले आज। टोटल है कितने हमारे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 15 तक कर लेंगे, 2 और कर लेंगे फटाफट से, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू का डोमेन ये है और लेस देन इक्वल टू का डोमेन ये है, और ये आपकी रेंज है, ठीक है। तो ओरली बता सकते हो कि 0 से बाद में 0 है, और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, और 0 पे देखो 0 से बाद में x की वैल्यू 0, 0 से लेस में 0 स्क्वायर 0, 0 पे एट 0, देखो 3 चीज़ें होती हैं, पहले बाद में और एट। तो एट 0 आ गया, ये ऊपर वाला 0, तो हमको पता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हालांकि ये अलग अलग है, 0 से पहले अलग है, 0 के बाद अलग है, लेकिन 0 है ना, उसकी वजह से ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो आप फटाफट से कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस 0 माइनस f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन है आपका 0 माइनस 0 से कम में ये वाला नीचे वाला उल्टा दिया, ठीक है, नीचे वाला है x
0 माइनस है तो 0 से कम, x लेस देन 0, 0 x स्क्वायर तो मतलब 0 माइनस h का होल स्क्वायर। जहां पे h की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 0, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0, c प्लस एफ एक्स, x टेंड्स टू 0 प्लस f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। हमने ऑलरेडी पता लगा लिया कि ये कॉन्टिन्यूस है, 0 से बाद में भी 0 है, 0 से लेस पे भी 0 और 0 पे इक्वल टू 0 भी 0 है, लेकिन सिर्फ शो करना है। 1 मार्क में आएगा तो एमसीक्यू में टिक करके आ जाना, कुछ करना ना ऐसा, ठीक है जी। 0 प्लस h, अब देखो प्लस मतलब बाद, 0 के बाद में वैल्यू क्या है x, स्क्वायर नहीं है तो खाली 0 प्लस h है जो कि है 0, और f एट c इज इक्वल टू f0। f0 किसमें पुट करोगे, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, ऊपर वाले में, डोमेन में 0 यहाँ पे ऊपर वाले में, x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम इक्वल टू की बात कर रहे हैं तो x आ गया, तो x की जगह पे आ जाएगा 0। तो तीनों चीजें इक्वल होगी, बाकी का आप नीचे का अपना क्वेश्चन लिखेंगे कि ये इक्वल टू द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल रियल वैल्यूज इन इट्स डोमेन, ठीक है जी। एग्जाम्पल 15 थोड़ा सा आपका डिफरेंट है और यही समझा के आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। 15 एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या है, ये बॉक्स एक्स कहते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। GIF, जिन्होंने 11th में इसको पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने इसको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि x में हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, अगर वो हल्की सी भी x से कम होगी तो मतलब मान लो कि अगर 2 है, ठीक है, तो 2 में हल्का सा भी अगर मैं 2 माइनस लेके चलता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच, लिमिट मैं नहीं लिख रहा अभी खाली समझाने के लिए। 2 माइनस में क्या होगा, 2 माइनस एच मतलब 2 में हल्की सी वैल्यू कम कर दो, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू, मान लो कि छोटी सी वैल्यू है 2 माइनस 0.1, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ रहा है 1.9, अगर मैं h को 0.1 लेके छोटी सी वैल्यू लेके चलता हूँ, आंसर क्या आ गया 1.9। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है कि आपने लोअर लिमिट लेनी है, कम वाला, 1.9 का हम आंसर लिख देंगे 1। समझ आ रही है आपको, थोड़ा सा ध्यान समझना कि जब फंक्शन 2 है तो वो 2 रहेगा, 2 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 में हल्का सा कुछ भी कम कर दोगे ना तो हमको सीधा उसके, ये इंटीजर फंक्शन है, हमको उसके बीच में 2 में हल्का सा कुछ भी कर दोगे तो ये इंटीजर नहीं है 1.9, तो हमको बीच में कहीं नहीं रुकना, सीधा 1 पे पहुंचाना है। तो बॉक्स का फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि आप 2 में हल्का सा भी कुछ फंक्शन में हल्का सा भी कुछ रिड्यूस करोगे या डिडक्ट करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो रुकेगा नहीं, सीधा वहीं पे जाके पीछे चला जाएगा। मान लो मैं लेता हूँ 5 माइनस, तो इसका आंसर 5 में से कोई छोटी सी वैल्यू लेस है, जैसे हल्की सी वैल्यू लेस करूंगा मैं तो आंसर आ जाएगा 4। क्यों, क्योंकि 5 में हल्का सा भी लेस करोगे तो 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, कुछ भी लेस कर लो, 0.1 लेस कर लो तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो 4 पॉइंट, मान लो 5 में 0.001 लेस किया, बहुत छोटी सी वैल्यू है चाहिए, तो 4 पॉइंट आएगा, तो आंसर 4 पॉइंट कुछ कुछ ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.999 की जगह हम लिखेंगे 4 पॉइंट बस 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहते हैं कि हल्का इसमें कुछ भी कम करोगे तो ये उससे पहले वाले नंबर पे जाके रुकेगा। अब प्लस को देखते हैं, अगर मैं 2 प्लस करता हूँ मतलब क्या हुआ, 2 प्लस एच, बहुत छोटी सी वैल्यू उसमें ऐड करनी है, छोटी सी वैल्यू 0.1 लेके देखते हैं जो कि बन गया 2.1। अब मैंने आपको क्या बोला, ये बीच में कहीं नहीं रुकेगा, रुकेगा कहाँ पे, इंटीजर पे। तो 2 पॉइंट, और इंटीजर पे कौन से इंटीजर रुकेगा, पहले वाले, हमेशा रुकेगा, ऑलवेज स्टॉप्स एट लोअर वैल्यू। ये इसकी पहचान है, ऑलवेज स्टॉप्स एट लोअर वैल्यू। जैसे इसमें कुछ माइनस किया तो 1.9 है, तो 1.9 में लोअर कौन सा, पीछे की तरफ जाओ, लोअर वैल्यू की तरफ जाओ, 1। 1.9 से कम इंटीजर कौन सा है, 1, वहां पे रुकेगा। 4.999 से कम इंटीजर कौन सा है, पहला, 4 पे रुक जाएगा। अब इसमें ऐड किया है 2.1, 2.1 से पहले लोअर वैल्यू, 2.1 से पहले कौन सा इंटीजर है सबसे पहले जो आता है,
तो मतलब क्या हुआ, 2 माइनस पे आंसर आया 1 क्योंकि पीछे चले गए, 2 प्लस पे आंसर आ गया 2। इस तरह से कुछ एग्जांपल देता हूं। अगर बॉक्स के अंदर आता है 5.23 तो इसका आंसर हो जाएगा 5 क्योंकि लोअर की तरफ जाना है। इसी तरह से आता है 6.98 तो इसका आंसर आ जाएगा 6, इससे कम ही हो गया। 7.20 तो आंसर आ जाएगा 7, मतलब जो पॉइंट है ना उसको हटा देना है हमने। तो ये हमेशा स्टॉप होता है पिछली वैल्यू पे, जो इससे कम इंटीजर पहला आ रहा है। 2.1 से पहले 2 आता है तो यहाँ रुक गया। 1.9 2 में हल्का सा कुछ कम कर दो 1 की लाइन में आ जाएगा, 1 की लाइन में आते ही 1 बन जाएगा। तो जिसको ये ना समझ आए मेरे को कॉल जरूर कर ले, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन आपके चैप्टर में इस एक्सरसाइज में भी हैं और आने वाले एक्सरसाइज में भी आएंगे। इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो हमेशा पिछली वैल्यू पे जाके रुकता है। तो 2.9 में भी 2 होगा और 1.9 में 1 होगा, 2.1 पे 2 होगा, 1.1 पे 1 होगा कम। तो इसके लिए आपने कॉन्टिन्यूटी निकालनी है, लेकिन हमको दिया नहीं हुआ कि एट x इज इक्वल टू क्या, कुछ भी नहीं दिया। तो हम फिलहाल तो c लेके चलेंगे, लेकिन लेट कर लेते हैं n लेके चलते हैं। लेट n बी एन इंटीजर, क्योंकि हम इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट fx। देखो जब आप c माइनस देखो फंक्शन लिमिट का फंक्शन जरूर लिखा करो, मार्क्स कट जाते हैं इसके। तो लिमिट आ जाएगी x टेंड्स टू, अब c की जगह क्या ले रहे हैं, n को ले रहे हैं क्योंकि कुछ और दिया नहीं हो। अब c भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। n माइनस आ गया, n माइनस h। मैंने आपको क्या कहा था कि आप c ही रहने दो, अगर कुछ नहीं दिया तो c भी ले सकते हो। तो यहाँ पे c माइनस h तो c माइनस h आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो एक काम करो, इसको c रहने दो, ठीक है। आपको जैसे पहला कराया था, कुछ ना दिया तो c रहने दो, ठीक है कि c माइनस h हो गया। अब आप ध्यान से देखो, जब मैं इसको इसमें पुट करूंगा h टेंड्स टू 0, बॉक्स के अंदर c माइनस h, ठीक है ना। जहां जहां x है वहां c माइनस h, तो x की जगह पे c माइनस बॉक्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा, c एक वैल्यू है उसमें h लेस कर दिया, बहुत छोटी सी वैल्यू, तो आंसर क्या आएगी c माइनस 1। कैसे आ गया ये, सोचो। फॉर एग्जाम्पल c क्या था 5, तो 5 माइनस h, 5 में कोई भी नंबर हम माइनस कर देते हैं तो आंसर आएगा 4 पॉइंट कुछ ना कुछ। देखिए हमने 5 में छोटी सी वैल्यू माइनस कर दी, फॉर एग्जांपल 0.1, तो 4 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। 5 में कुछ भी माइनस करो तो 4 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये रुकेगा कहाँ पे, लोअर वैल्यू पे। 4 पॉइंट कुछ की लाइन की नीचे लेफ्ट साइड जाओ, ग्राफ में लेफ्ट साइड, मतलब 5, ये 5 है, ये 5 है और ये 4 है। हम यहाँ पे खड़े हैं 4.9 पे, यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से लोअर कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली 4, तो आंसर आ जाएगा 4। तो मतलब अगर c 5 है तो आंसर क्या है फंक्शन का, c में से एक कम, 5 माइनस 1 ही तो आया। 4 क्या है, 5 माइनस 1 है ना, तो c माइनस 1, तो इसमें एक कम हो जाता है। जिसको ना समझ आया मेरे को एक बार इसी पार्ट को रिवाइंड करके देख लेना, या मेरे को फोन कर लेना। c में कोई भी वैल्यू कम, मान लो 7 है, 7 में कोई वैल्यू कम कर दो छोटी सी, 0.1, आंसर क्या आ गया 6.9। कहाँ पे रुकेगा ये, ग्राफ में देखो, यहाँ 7 है, यहाँ पे 6 है। जब लेस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे खड़ा हूँ मैं 6.9 पे खड़ा हूँ, जब मैं लोअर वैल्यू पे जाऊंगा, इससे पहला कौन सा इंटीजर आता है, इंटीजर 6, तो आंसर आ गया 6। 6 क्या बनता है, 7 माइनस 1 ही तो बनता है। मतलब हमने c क्या लिया था, ये, और ये क्या लिया था h, c माइनस h, तो आंसर आ गया 6, मतलब c माइनस 1। तो ये आपको अभी अगर 11th से याद है तो ठीक है, नहीं तो ये भी धीरे धीरे आ जाएगा। तो अगर लोअर लिमिट ऑफ c माइनस 1, अपर लिमिट या राइट हैंड लिमिट, c प्लस फंक्शन लिखेंगे c प्लस h, c प्लस h में लिमिट h टेंड्स टू 0, c प्लस h बॉक्स में। अब इसका आंसर क्या आएगा, c माइनस 1। सोचो अगर c एक नंबर है 7, मैंने प्लस कर दिया
0.1, ये C, ये है प्लस H, यही है आंसर आ गया 7.1। इसका आंसर क्या आएगा 7। क्यों 7? आप कहोगे सर 7.1 तो यहाँ पे हो गया ना, ये 7 है और ये 7.1 हो गया और ये 8 है, तो 8 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि प्लस की तरफ भाग रहे हैं हम, प्लस की तरफ भाग ही नहीं रहे, हम तो लोअर वैल्यू की तरफ भाग रहे हैं। ऑलवेज स्टॉप्स एट लोअर वैल्यू। तो 6.9 हो तो आंसर आएगा 6, ये था 6.9। 7.1 हो तो आंसर आएगा 7। मतलब जहां पे हम खड़े हैं उससे पीछे चले जाओ, उससे पीछे जो इंटीजर आता है, तो 7.1 से पीछे इंटीजर 7 आता है ग्राफ में। तो आंसर क्या आ गया? जो C है 7 वही 7 है, आंसर आ गया C। ये ना C 7 लिया था, तो इसका आंसर आ जाएगा C। हम n लेके भी कर सकते थे, तो n-1 और वो आता। अब फंक्शन एट C, फंक्शन एट C क्या हो जाएगा? C बॉक्स की C से बड़ा वैल्यू C रहेगा, C से बड़ी वैल्यू C रहेगी, C से कम वैल्यू C से एक कम हो जाएगी, सिर्फ एक कम कर देते हैं। तो फंक्शन क्या है? इनकॉन्टिन्यूअस। तो अब बुक में आपने आंसर चेक कर लेना। द फंक्शन इज, लेट मी चेक द आंसर, द फंक्शन इज इनकॉन्टिन्यूअस, हाँ, एट एवरी इंटीग्रल पॉइंट, मतलब इंटीजर्स के पॉइंट पे। देयरफॉर इसमें एक हैंड बीच में लिखनी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखो ना, C-1 इज नॉट इक्वल टू C, इस हिसाब से आप लोग कर लेंगे। द फंक्शन discontinuous at all integral points। इंटीग्रल पॉइंट्स क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हम इंटीजर्स ले रहे हैं। अगर हम इंटीजर्स रियल नंबर्स लेते तो रियल नंबर्स में तो 7.1 आता ना रियल नंबर्स में, लेकिन रियल नंबर्स नहीं ले सकते क्योंकि ये फंक्शन का नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम इंटीग्रल पॉइंट ही लिखेंगे क्योंकि इंटीजर्स को डिफाइन करता है। तो 6, ये 7 माइनस ये 6.9, 6 बन जाएगा, 7 प्लस 0.1 7.1 7 बन जाएगा। तो अब इसके हिसाब से आपको जो क्वेश्चंस करने हैं मैं आपको बताया तो वीडियो के अंदर ही, और आगे के एग्जांपल्स आप लोगों ने नहीं करने क्योंकि वो एल्जेब्रिक फंक्शन है, वो अगली बार समझाया जाएगा। एक आपको क्वेश्चन नंबर होमवर्क लिख लीजिए अपना, ये मिटा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर आपने करना है 3, 4, ठीक है, 3rd 4th करना है, 5th आप लोगों ने पिछली बार कर लिया था, और 6 से लेके सारे करने हैं कहाँ तक? 19 तक। 19th वाला जो क्वेश्चन है वो भी बॉक्स एक्स वाला है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आप लोग इसी मेथड से ट्राई करना। इसको रट्टा मार लो, C-H होगा तो C-1 आंसर आएगा, C+H होगा तो C आंसर आएगा। ये बात रट्टा मार लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6 से लेके 19 तक ऑल क्वेश्चन आपने करने हैं, और डाउट्स मेरे को भेजना। अगर छोटे मोटे होंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, वरना अगली वीडियो में बना के भेज दूंगा।